हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल बेंचर्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं मास्टर 20 वर्ड्स इन 20 मिनट्स। और आज आपका होने वाला है डे 51। तो जहां आप लर्न करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, मास्टर होते हैं। और मैं आपको बता दूं, हम कराते हैं 10 वर्ड्स सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के, और 10 वर्ड्स कराते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। और ये सब कुछ होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो अब आपका अल्फाबेट चल रहा है जे। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या क्या है आज के लिए। जल्दी से पेन पेपर निकाल के तैयार हो जाओ, क्योंकि कभी ऐसा होता ही नहीं है कि सारी वोकैब आपको याद ना हो। कुछ ऐसे वर्ड्स हो जाते हैं जो आपको याद नहीं, और मैं आपको हमेशा एक सलाह देता हूं, एक चीज रखेंगे, वर्ड ऑफ द डे, और उस वर्ड को जरूर यूज करना है। और किसी को तो वर्ड ऑफ द डे बनाना ही होगा। पहला वर्ड है हमारा जिटरी। 20 मिनट 20 बेहतरीन वर्ड। घबराया हुआ। कभी कभी होता है ना कि आपको लगता है कि मैं घबराया हुआ हूं, तो आप जिटरी फील कर सकते हो। नर्वस और अनेबल टू रिलैक्स होना, कि कुछ घबरा जाना, कुछ गलत हो जाना, उस समय जिटरी फील करते हो। तो he felt jittery before his big presentation. He felt jittery before his big presentation. अपनी बिग प्रेजेंटेशन के बाद वो कैसा फील कर रहा है? जिटरी, एंशियस, नर्वस, क्या होगा? तो ऐसे केसेस में हम वर्ड का यूज करते हैं जिटरी का। अब जिटरी के सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? पहला होगा एंशियस, चिंतित। दूसरा होगा नर्वस हो जाना, टेंस हो जाना, अनईजी। अनईजी मतलब हो जाता है जैसे आदमी रेस्टलेस होता है। सेम लिखा गया वर्ड आगे है, रेस्टलेस। अपोजिट क्या होगा? काम होगा, शांत, रिलैक्स्ड होगा, कंपोज्ड होगा, ट्रैंक्विल। एक अच्छा वर्ड है, इसको याद करो, कलेक्टेड। तो जिटरी बड़ा अच्छा सा वर्ड है। हाँ, व्हाई आर यू फीलिंग जिटरी? क्यों जिटरी महसूस कर रहे हो? क्यों टेंस्ड हो? ठीक है, क्यों एंशियस महसूस कर रहे हो? जिटरी। तो जिटरी वहां यूज कर सकते हैं। अब पैट्रियोटिज्म तो हम सबको पता ही होता है ना, पैट्रियोटिज्म। तो यहां एक वर्ड आता है जिंगोइज्म। जिंगोइज्म का मतलब होता है अंध राष्ट्रवादी, यानी कि जो राष्ट्र के प्रति है, जिंगोइज्म। एक्सट्रीम पैट्रियोटिज्म, बहुत ज्यादा देशभक्त होना, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी। एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसीज को लेके, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि जिंगोइज्म क्या है? ये पूरी तरीके से है राष्ट्रवाद को लेके है, पैट्रियोटिज्म को लेके। लेकिन एक्सट्रीम पैट्रियोटिज्म ये याद करना है। जैसे द पॉलिटिशियन जिंगोइज्म स्टेड स्ट्रॉन्ग इमोशंस इन द क्राउड। जो पॉलिटिशियन का जिंगोइज्म था ना, राष्ट्रवाद था, अंधभक्ति थी राष्ट्र को लेके, उसने स्थिर कर दिया किसको बेटे? क्राउड के इमोशंस को। तो ये कहलाता है आपका जिंगोइज्म। याद करेंगे, अच्छा वर्ड है जिंगोइज्म। पैट्रियोटिज्म हमें याद ही है, इससे याद करो जिंगोइज्म। नेशनलिज्म कोई प्रॉब्लम नहीं है। शॉविनिज्म कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, शॉविनिज्म कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिलेटरी उत्साह होता है। एक्सट्रीमिज्म मतलब एक्सट्रीमिज्म कुछ ऐसा समझो कि किसी चीज को लेके बहुत एक्सट्रीम हो जाना, ठीक है। फिर आपने कहा फेनेटिसिज्म। बेटा फेनेटिक्स होते हैं जो जैसे होता है ना, किसी चीज को लेके पागल रहते हैं। जैसे बस देशभक्ति आप समझ लो इसमें भी, कि देशभक्त होते हैं, फेनेटिक होते हैं। फेनेटिक होते हैं एक्सेसिवली, कुछ बहुत ज्यादा सोच लेते किसी चीज को लेके, एक्सेसिवली एंथुजियास्टिक होते हैं। अब ये आपने कहा इंटरनेशनलिज्म होगा, अंदरूनी होगा। पैसिफिज्म जो शांति की बात करते हैं। न्यूट्रलिटी होगा, इधर उधर की बात करते ही नहीं है। टॉलरेंस माने सहना होगा, और मॉडरेशन, ठीक है। तो ये वर्ड इसके अपोजिट बन जाते हैं जिंगोइज्म के। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शंस लॉ में अक्सर पढ़ा जाता है। जब आप लीगल डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हैं, वहां ज्यूरिसडिक्शन आता है। पॉलिटिक्स में आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, अधिकार क्षेत्र कहलाता है। द ऑफिशियल पावर टू मेक लीगल डिसीजंस एंड जजमेंट्स। मतलब कहीं कोई क्राइम हो गया तो पुलिस वाले कहते हैं ये हमारे अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है, हमारे ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता है। तो आपने कहा द केस फेल अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द स्टेट कोर्ट। जो केस है ना फेल, वो कहां है? अंडर द ज्यूरिसडिक्शन। मतलब कहां आता है? द केस फेल अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द स्टेट कोर्ट। ये स्टेट कोर्ट के अंडर में आता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अंडर में नहीं आता, स्टेट कोर्ट में आता है। तो आप ऐसा कह सकते हो ज्यूरिसडिक्शन होता है किसके अधिकार क्षेत्र में आता है, वहां आप कह सकते हो ज्यूरिसडिक्शन। इसमें ज्यूरी आता है, ज्यूरी रिलेटेड टू द लॉ होता है, तो वर्ड को याद करना वैसे ही आसान हो जाएगा। अथॉरिटी हो गया, कंट्रोल हो गया, पावर, रूल या गवर्नेंस हो सकता है। अपोजिट क्या है? पावरलेसनेस है, कोई ताकत आपके पास नहीं है। नेक्स्ट आपने कहा सबॉर्डिनेशन, सहायक होता है। इंपोर्टेंस मतलब हो जाता है जिसमें ताकत नहीं है। इंपोर्टेंट वही होते हैं जो सेक्सुअली ताकतवर नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपने कहा डिपेंडेंसी होगा, और इंफीरियरिटी होगा, यानी कि नीचे वाला इंफीरियर होना। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट फोर्थ वर्ड की तरफ, जम्बूरी। जम्बूरी मतलब एक तरीके का उत्सव होता है जम्बूरी। आपने कहा अ लार्ज सेलिब्रेशन और पार्टी, स्पेशली अ लाइवली वन।
एक बड़ा सेलिब्रेशन और पार्टी होती है, स्पेशली लाइवली वन, उसको हम जम्बूरी कहते हैं, ठीक है। जम्बूरी का मतलब होता है द एनुअल जम्बूरी ब्रॉट पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये जो एनुअल जम्बूरी है ना, सेलिब्रेशन है किसी चीज का, भव्य कोई आकर्षण हो सकता है, जैसे कुंभ मेला है या कोई मेला लगता है, उसको आप जम्बूरी कह सकते हो, जो बहुत ज्यादा लोग वहां पे आते हैं। तो द एनुअल जम्बूरी ब्रॉट पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, यहाँ सेलिब्रेशन के लिए पूरी दुनिया से लोग आए हैं। अ लार्ज सेलिब्रेशन ऑफ पार्टी, स्पेशली लाइवली वन, जहां बहुत उत्साह, बहुत रोमांच है, ठीक है। तो उसको आप कह सकते हो जम्बूरी, ठीक है। वर्ड भी अच्छा है, जम्बूरी बोलने में भी सही लग रहा है। फेस्टिवल आसान वर्ड है, सेलिब्रेशन होगा। गाला ये होता है बहुत बड़े फेस्टिवल को कहा जाता है। पार्टी बैश आपने सुना होगा। रिवेलरी भी उत्साही होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉर्निंग माने, मॉर्ड माने होता है विलाप, सौरो माने होता है दुख, ग्रीफ माने होता है दुख, ग्लूम माने होता है सैड, और वेक माने होता है परेशान, ठीक है। तो ये सारे वर्ड बन जाते हैं इसके अपोजिट, ये सारे वर्ड बन जाते हैं इसके अपोजिट, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट है जुडिशियरी, सेम वही आता है जुडिशरी। ये तो आसान वर्ड है, मतलब मैं ये भी नहीं कहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी सा वर्ड है। जुडिशरी होती है द जुडिशियल अथॉरिटीज ऑफ अ कंट्री जजेस कलेक्टिवली, मतलब न्यायपालिका, जजेस जो होते हैं जिसमें बहुत सारे, वो पूरी की पूरी न्यायपालिका जो होती है उसको आप जुडिशरी कहते हैं। द जुडिशरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपहोल्डिंग द लॉज ऑफ द कंट्री। ये जो जुडिशरी है ना, न्यायपालिका, ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर अपहोल्डिंग द लॉज ऑफ द कंट्री, कि नियम कायदे कानून को बना के रखे जाए देश के, यानी कि व्यवस्था को बनाया जाए, ठीक है। जुडिशरी रिस्पॉन्सिबल है। जुडिशरी के सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? कोर्ट होगा, जजेस होगा, बेंच होगा, ट्रिब्यूनल होगा, या लीगल सिस्टम होगा। अपोजिट क्या है? एग्जीक्यूटिव पावर। अच्छा, एग्जीक्यूटिव पावर क्या होती है? जैसे आपके पास स्पेशल पावर्स है, तो ये जुडिशरी नहीं है, ठीक है, वो डिस्क्रिशनरी हो सकती है। फिर आपने कहा लेजिस्लेचर है। लेजिस्लेचर क्या होती है? एक बॉडी हो सकती है कोई भी लोगों की, दे हैव देयर ओन राइट्स एंड द पावर, उसको आप लेजिस्लेचर कहते हैं। अनार्की मतलब जहां लॉ है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आपने कहा लॉलेसनेस है, फिर आप कह सकते हो इट्स डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर है, chaotic कंडीशन है, तो आप वहां इसका यूज करते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट होगा कीन। कीन का मतलब क्या होता है? कीन का मतलब होता है उत्सुक। उत्सुक होता है हैविंग और शोइंग ईगरनेस और एंथुजियाज्म, हाईली डेवलप्ड और शार्प। हैविंग और शोइंग ईगरनेस और एंथुजियाज्म, हाईली डेवलप्ड और शार्प। क्या करता है? शो करता है बेटा ईगरनेस को और एंथुजियाज्म को, हाईली डेवलप्ड और शार्प, मतलब बहुत ज्यादा जो डेवलप्ड है और शार्प है, उसको हम कहते हैं कीन। उत्सुक होना, कीन होना होता है ना, बच्चे बहुत ईगर होते हैं जानने के लिए, उसको कीन आप कह सकते हो। शी हैड अ कीन इंटरेस्ट इन आर्ट एंड विजिटेड गैलरीज ऑफन। उसका बहुत ज्यादा कीन इंटरेस्ट है आर्ट्स में, और गैलरीज को हमेशा विजिट करती है, जहां नई नई आर्ट की पेंटिंग्स ये सब लगी होती हैं, तो आप वहां कह सकते हो कीन वर्ड का यूज किया जा सकता है। मूव करते हैं कीन के सिनोनिम्स को लेके। ईगर आसान है, एंथुजियास्टिक। एंथुजियास्टिक वही लोग होते हैं ना जो किसी चीज के लिए बहुत काम करते हैं। फिर आपने कहा पैशनेट है, शार्प है, एक्यूट है। अपोजिट क्या होगा? एपैथेटिक, जो मतलब थोड़ा सा हेट करता है। नेक्स्ट आपने कहा इनडिफरेंट, मतलब कोई इंटरेस्ट ही शो नहीं करता है किसी किधर भी। डल होगा, ब्लंट होगा, और लिस्टलेस होगा, ठीक है, कोई इंटरेस्ट ना शो करना, लिस्टलेस होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा वर्ड है काइनेटिक। ये काइनेटिक एनर्जी, स्टैटिक एनर्जी हमने साइंस में पढ़ी होती है, वही वर्ड है, कुछ अलग नहीं है। काइनेटिक एनर्जी होगा, स्टैटिक एनर्जी होगा। काइनेटिक का मतलब होता है गतिज, जिसमें मोशन हो, रिलेटिंग टू और रिजल्टिंग फ्रॉम मोशन, डायनेमिक एंड एनर्जेटिक, यानी कि कहीं ना कहीं मोशन की बात हो रही है, डायनेमिक होगा और एनर्जेटिक होगा, उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। सी द काइनेटिक स्कल्पचर मूव्ड ग्रेसफुली इन द विंड। जो काइनेटिक स्कल्पचर है, ऐसा होता है ना मोशन वाला स्कल्पचर, आर्ट पीस जो घूम जाता है, मूव्ड घूमता है, ग्रेसफुली इन द विंड, हवा में। तो हवा से होता है ना कि कुछ चीजें घूम जाती है, कुछ मूर्तियां, स्कल्पचर्स घूम जाते हैं, तो वही लिखा गया बहुत ग्रेसफुली मूव करता है, बहुत सुंदर तरीके से मूव करता है, तो उसके लिए कहा गया काइनेटिक स्कल्पचर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी आसान ही है। डायनेमिक वर्ड होता है, एक्टिव वर्ड को मतलब हम मोशन की बात नहीं कर सकते, बस वो एक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मूविंग है, एनर्जेटिक है, और लाइवली है। लाइवली का मतलब होता है जीवन यंत्र है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट वर्ड है स्टैटिक होगा, स्टेशनरी होगा, इनएक्टिव होगा, इनर्ट। देखो इनर्ट जो होता है, ये आपने पढ़ा होगा, इनर्ट गैसेस होती हैं, इनर्ट गैसेस होती है ना,
तो वहां से हमारा वर्ड बनता है इनएक्ट, इनएक्टिव। ओके, इमोबाइल है जो मूव ना करता हो, तो ये सारे सही है। स्टैटिक एक अच्छा वर्ड होता है, ठीक है। स्टेशनरी आपको याद रखना है, जिसमें ए आता है ना, वो रुके हुए के लिए होता है। जैसे आप कह सकते हो वो क्या होता है, वो अफिक्स होता है, यानी कि रुका हुआ है। अगर ई लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, STATIONERO। ये आपको पता है बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है वर्ड, इवन CDS में पूछा जा चुका है। स्टेशनरी ये किसके लिए आता है, इसमें ई आता है तो ई से लिख लो आप इरेजर। अब आपको याद आएगा कि इरेजर, बॉल पेन, पेंसिल के लिए हम इसका यूज करते हैं स्टेशनरी का। क्लियर हुआ? क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हम ट्राई करते हैं, और मैं ये कहूंगा फटाफट फटाफट नोट भी करते रहेंगे वर्ड्स को, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है, 20 मिनट्स है सिर्फ। किंडर्ड का मतलब क्या होता है, किंड्रेड। किंड्रेड का मतलब होता है, थोड़ा देखना, किंड्रेड, ठीक है, ये रेड डलेगा, किंड्रेड संबंधित होगा, सिमिलर इन काइंड होगा, रिलेटेड होगा। कोई किसी चीज से सिमिलर है, रिलेटेड है, उसके लिए किंड्रेड कहा जाता है। दे हैड किंड्रेड स्पिरिट्स इन देयर लव फॉर ट्रैवल एंड एडवेंचर। मतलब दे फाउंड, उन्होंने पाया, दे हैड किंड्रेड मतलब कहीं ना कहीं सिमिलर या सेम स्पिरिट है इन देयर लव में, फॉर ट्रैवल एंड एडवेंचर। मतलब उसके उनके प्यार में ना कहीं ट्रैवल एंड लव को लेके, इसको एडवेंचर को लेके सेम तरीके की स्पिरिट्स है, तो उसको आप किंड्रेड कह सकते हो। किंड्रेड का मतलब है सेम काइंड ऑफ, ऐसे याद कर लो, सेम काइंड ऑफ, सिमिलर। नेक्स्ट आपने कहा इसका वो क्या होगा, रिलेटेड होगा। अलाइक माने होता है जो दिखने में एक जैसे होते हैं, सिमिलर होगा, एलिड होगा, एलाइड होगा, या फिर कंपेरेबल होगा। अपोजिट क्या होगा, डिसिमिलर होगा, अनरिलेटेड होगा, डिस्टिंक्ट होगा, या फिर एलियन होगा, या डिफरेंट होगा। ये सारे वर्ड आसान है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ड नंबर 9 को लेके। देखिए आपको 20 वर्ड्स इन 20 मिनट्स है, लेकिन थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा, और खुद को एंथुसियास्टिक रखना पड़ेगा। और सुबह के सेशन सबसे ज्यादा मुझे लगता है बच्चों के लिए मोटिवेटेड होते हैं। अगर सुबह अच्छे सेशंस मिल जाए तो दिन बढ़िया चला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ड नंबर 9। 9 का मतलब है किल्टर। किल्टर का मतलब संतुलन, कोई चीज प्रॉपर और गुड कंडीशन में है, वर्किंग ऑर्डर में है, ठीक है। तो जब आप ये कहते हो कि कोई चीज संतुलन में है, अच्छी कंडीशन में, तो सेंटेंस का आगे द सिस्टम वॉज आउट ऑफ किल्टर आफ्टर द सॉफ्टवेयर अपडेट। आफ्टर मतलब क्या है, सिस्टम वॉज आउट ऑफ किल्टर, संतुलन से बाहर हो गया। कभी कभी होता है ना, सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद सिस्टम ठीक से बिहेव नहीं करता है, तो वही कहा गया द सिस्टम वॉज आउट ऑफ किल्टर, यानी कि संतुलन से बाहर हो गया आफ्टर द सॉफ्टवेयर अपडेट, सॉफ्टवेयर के अपडेट होने के बाद में, ठीक है। तो किल्टर का मतलब होता है संतुलन। किल्टर क्या होगा, किल्टर बैलेंस होगा, ऑर्डर होगा। हार्मनी मतलब होती है कि जहां लड़ाई झगड़ा नहीं है, उसको हम हार्मनी कहते हैं। नेक्स्ट आपने कहा फंक्शनैलिटी हो गया, अलाइनमेंट होगा। अपोजिट क्या है, डिसअरे होगा, डिसअरे मतलब झगड़े जैसा होगा। इम्बैलेंस्ड है, डिसऑर्डर है, डिसफंक्शन है, या केओस है। केओटिक कंडीशन होती है जहां बहुत ज्यादा पैंडिमोनियम होता है, दिन होता है, बहुत शोर शराबा होता है, अनऑर्गेनाइज्ड कंडीशन को आप केओटिक कंडीशन कह सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं किंडल। किंडल आसान वर्ड है। किंडल होता है जला के रखना, ठीक है, जलाना, किंडल करना। किंडल को जलाना मतलब फिजिकल फायर जैसे यूज नहीं करते कि आग जला देना। किंडल करना कई तरीके से यूज किया जा सकता है, उस आग को जलाने के लिए भी किंडल कह सकते हैं। दोनों लोगों के बीच में इमोशंस हैं अच्छे, उसको भी किंडल कह सकते हैं। लव होता है, उसको भी किंडल करते हैं। तो हमने कहा टू इग्नाइट और इंस्पायर, ये ना इग्नाइट माने सिर्फ जलाना होगा, इंस्पायर माने बढ़ावा देना होगा, एंड इमोशन और फीलिंग को, तो उसके लिए हम किंडल का यूज करते हैं। His words kindled hope in the hearts of the discouraged crowd। उसके जो वर्ड्स थे ना वो किंडल्ड करते हैं, यानी कि जला देते हैं, आग को भड़का देते हैं, इमोशंस को अराउज कर देते हैं होप के, इन द हार्ट्स ऑफ डिस्करेज्ड क्राउड। जो डिस्करेज्ड क्राउड है उसके अंदर की भी कहीं ना कहीं कुछ हमारे साथ सही होगा। तो इसका मतलब इग्नाइट हो सकता है, स्पार्क होगा, इंस्पायर होगा, लाइट होगा, या स्टिमुलेट होगा, ठीक है, ये भड़काने के लिए आता है। अपोजिट क्या, एक्सटिंग्विश बुझा देना होगा, क्वेंच कर देना, शांत करना, सप्रेस दबा देना, डैम्पन मतलब होता है ना जैसे गीला कर देना, फीलिंग्स को कम कर देना, और स्टिफल कर देना, फंसा देना, संघर्ष में लगा देना, ठीक है। तो ये थे बच्चों आपके 10 वर्ड्स। अब ऐसे ही जैसे हमने 10 वर्ड सीखे हैं, ऐसे अब हम सीखने वाले हैं 10 ईडियम्स एंड फ्रेजेस। मैं आपको विद द हेल्प ऑफ स्टोरी समझाऊंगा, ध्यान से देखना। तो अब हम बात करने वाले ईडियम्स एंड फ्रेजेस को लेकर 10 बेहतरीन ईडियम्स एंड फ्रेजेस हम डिस्कस करेंगे। सब कुछ आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मिलेगा। वहां सिनोनिम्स है, उनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। ये भी अगर आपको ईडियम्स दिख रहे हैं तो ये भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही चलते रहेंगे। एल का मतलब क्या है, लिव एंड लेट लिव। ध्यान से सुनो, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। इसका मतलब टू एक्सेप्ट, स्वीकार करो, एंड टॉलरेट करो अदर्स डिफरेंसेस, मतलब स्वीकार भी करो और दूसरों के जो डिफरेंसेस है उनके साथ आपको मानना पड़ेगा। लिव एंड लेट लिव।
आई मे नॉट अग्री विद हिज लाइफ स्टाइल बट आई बिलीव इन लिव एंड लेट लिव। आई मे नॉट अग्री विद हिज लाइफ स्टाइल, मैं उसके लाइफ स्टाइल से तो अग्री नहीं करता हूं, सहमत नहीं हूं, बट आई बिलीव इन लिव एंड लेट लिव, लेकिन मैं विश्वास करता हूं जी और जीने दो। यानी कि मुझे तुम्हारी लाइफस्टाइल पसंद नहीं है बट आई बिलीव इन लिव एंड लेट लिव, इसका मतलब तुम भी जियो मुझे भी जीने दो, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बट मैं पसंद नहीं करता। ओके नेक्स्ट, लोव्स एंड फिशेस। भाई लोव्स माने रोटी होगी, फिशेस माने मान लेते खाने के लिए, जब ब्रिटिशर्स थे तो यही खाते थे मीट, ठीक है, तो उसी हिसाब से उन्होंने बना दिया लोव्स एंड फिशेस। तो बड़ा सीधा बात है, रेफर्स टू मटेरियल और वर्डली गेन, मतलब बेसिक चीजों को लेके ना, वर्डली गेन्स को लेके लोव्स एंड फिशेस। सम पीपल अटेंड चैरिटी इवेंट्स मोर फॉर द लोव्स एंड फिशेस देन द कॉज, मतलब बहुत से लोग क्या करते हैं, अटेंड करते हैं चैरिटी इवेंट्स को मोर फॉर द लोव्स एंड फिशेस, मतलब किस लिए, मटेरियल वर्डली गेन के लिए, देन द कॉज, किसी कारण के लिए नहीं, सिर्फ वर्डली गेन के लिए, ठीक है, लोव्स एंड फिशेस के लिए क्या ज्वाइन करते हैं, चैरिटी को ज्वाइन करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है लॉक हॉर्न्स। हॉर्न्स मतलब होते हैं सींग, हॉर्न्स मतलब होते हैं सींग को लॉक कर देना, यानी कि दो बैल आपस में ऐसे भिड़े हुए हैं और दोनों के सींग आपस में फंसे हुए हैं, तो वो होता है टू एंगेज इन अ कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट, किसी कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट में होना, ठीक है। सी द टू पॉलिटिशियंस लॉक्ड हॉर्न्स ड्यूरिंग द डिबेट, दोनों पॉलिटिशियंस ने लॉक हॉर्न्स कर रखे हैं ड्यूरिंग द डिबेट, यानी कि डिबेट में दोनों पॉलिटिशियंस आप एक दूसरे से सींग उलझाए हुए हैं। नेक्स्ट आता है लॉक स्टॉक एंड बैरल। देखो लॉक हो गया ताला, स्टॉक हो गया सामान, एंड द बैरल मतलब हो गया वो बैरल जिसमें चीजें रखी जाती हैं, ठीक है। तो ये होता है कि आपने सब कुछ कर दिया, जैसे द होल थिंग्स एंटायरली, पूरी तरीके से, मतलब ही सोल्ड हिज बिजनेस लॉक स्टॉक एंड बैरल एंड मूव टू द कंट्री साइड, उसने अपना पूरा बिजनेस बेच दिया लॉक स्टॉक एंड बैरल और मूव कर गया कंट्री साइड में, कंट्री साइड मतलब गांव की तरफ चला गया रहने के लिए, और सारा बिजनेस उसने बेच दिया, पूरा का पूरा बिजनेस। एंटायर के लिए हम लॉक स्टॉक एंड बैरल का यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लॉन्ग इन द टूथ, ठीक है, इसको मैं ऐसे बताऊंगा, अगर आपने काफी बूढ़े लोग देखे हैं गांव में, तो जब आदमी बहुत बूढ़ा हो जाता है ना, तो गम्स थोड़े सिकुड़ जाते हैं और दांत थोड़े लंबे हो जाते हैं। अब पहली बात तो उस एज तक दांत रहते नहीं है, लेकिन अगर किसी बूढ़े आदमी के आपने दांत देखे हो तो दांत आपको यूजुअल से थोड़े से ज्यादा बड़े मिलेंगे, ठीक है, वही है, क्योंकि गम्स क्या होता है, श्रिंक कर जाते हैं और फिर वो जो आपके टीथ है वो लंबे लगने लग जाते हैं, सेम वही है। ओल्ड और एजिंग होगा बूढ़ा इंसान, जैसे हमने कहा द एक्टर मे बी गेटिंग ओल्ड लॉन्ग इन द टूथ बट ही इज स्टिल पॉपुलर विद फैंस, मतलब होता तो जा रहा है बूढ़ा लेकिन अभी भी पॉपुलर है, जैसे हमारे खान्स, ठीक है, होते बूढ़े जा रहे हैं लेकिन अभी भी पॉपुलर है लोगों के बीच में। नेक्स्ट है लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, आपने एक मुहावरा सुना होगा कि दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते हैं। दांत देखने का कॉन्सेप्ट आपको ऐसे समझ आएगा, अगर गांव से है तो जो एनिमल होता था उसकी उम्र दांत देख के बता देते थे कि इतने दांत है तो इतने साल का रहा होगा, ठीक है, रही होगी। तो वही एक गाय की जो होती है ना दान वाली, उसके दांत नहीं देखे जाते हैं। द सेम क्या है, लुका गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, मतलब आपको घोड़ा किसी ने दान में दिया और आप उसके मुंह खोल के देख रहे हो कितने दांत का है, तो मतलब क्या हुआ, टू क्रिटिसाइज और फाइंड फॉल्ट्स विद समथिंग रिसीव्ड एज अ गिफ्ट, आपको किसी ने गिफ्ट दिया है, यू शुड एक्सेप्ट इट, ठीक है, होल हार्टेडली, ऐसा थोड़ी कि देख के कह रहे हो यार ये तो मेरे स्टैंडर्ड का गिफ्ट नहीं है। तो आपने कहा व्हेन शी कंप्लेन्ड अबाउट द फ्री कंसर्ट टिकट्स आई टोल्ड हर नॉट टू लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। आगे समझ कि फ्री में आपको कंसर्ट के टिकट्स मिले हैं, उसमें भी आपको प्रॉब्लम है, तो तब ये एग्जाम्पल दिया जा सकता है, आई टोल्ड हर नॉट टू लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, कि फ्री की चीजों के दांत नहीं देखे जाते। लुक बिफोर यू लीप, लीप माने होता है जंप लगाना, तो जंप करने से पहले देख लो, लीप इन द डार्क आया था ना, टेक अ रिस्क, अंधेरे में कूद जाना, तो आपने कहा थिंक केयरफुली बिफोर टेकिंग एक्शन, काम करने से पहले ध्यान से देख लो। यू शुड लुक बिफोर यू लीप व्हेन मेकिंग अ मेजर फाइनेंशियल डिसीजन, यू शुड लुक बिफोर यू लीप, भाई एक बार ध्यान से देख लो, व्हेन मेकिंग अ मेजर फाइनेंशियल डिसीजन, जब तुम मेजर फाइनेंशियल डिसीजंस बनाते हो, तो इसका मतलब था लुक बिफोर यू लीप। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है लुक शार्प। लुक शार्प का मतलब है तेजी से देखना, मतलब बी क्विक और एक्ट फास्ट, मतलब तेज हो जाना, बी क्विक और एक्ट फास्ट मतलब होगा वी नीड टू लुक शार्प इफ वी वांट टू फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, हमें थोड़ी तेजी बरतनी होगी, तेजी से देखना होगा
अगर हम प्रोजेक्ट को टाइम पे खत्म करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट देखिए, लूज योर मार्बल्स। लूज योर मार्बल्स का मतलब होता है टू गो इनसेन और एक्ट इरेशनली। मैं तो इसको ऐसे ही याद कर सकता हूँ, मार्बल वो कंचे बचपन में खेलते थे, अगर आपको पता चले कि आपके वो खो गए, यानी कि किसी ने जीत लिए, हार गए, चुर गए, ठीक है, तो लूज योर मार्बल्स में आप क्या हो गए, अगर आपको ये पता चल जाए तो आप पागल हो जाओगे, एक्ट इरेशनली, मिसबिहेव करना शुरू कर दोगे, कहाँ गए, ठीक है, सेम सेम। तो आपने कहा आफ्टर हियरिंग द न्यूज आई थॉट ही हैड लॉस्ट हिज मार्बल्स विद द वे ही वाज एक्टिंग। मतलब सुनने के बाद खबर बिल्कुल ऐसे बिहेव करने लगा पागलों जैसे, जैसे ही हैज लॉस्ट हिज मार्बल, उसने अपने मार्बल खो दिए हों, यानी कि इनसेन बिहेव करने लग गया, ठीक है। मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। बेटा मोल हिल क्या है, ये मोल जो होता है एक एनिमल होता है ना मोल, ठीक है, ये जमीन में खड्डा करके रहता है, तो जहां ये मिट्टी निकालता है वो छोटा सा एक मिट्टी का ढेर बन जाता है, उसको मोल हिल कहा जाता है, ठीक है, आपने देखा होगा। तो मोल हिल वहीं बन जाता है, ठीक है। तो उस मोल हिल से आप माउंटेन बना दोगे, ऐसा पॉसिबल है कि वो थोड़ी सी मिट्टी खोदता है, उससे एक हिल जैसा शेप बन जाती है, उसको मोल हिल कहा जाता है। आप कह रहे हो कि आपने कहा मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल से माउंटेन बना दे, नहीं, टू एग्जाजरेट द सिविरिटी ऑफ अ सिचुएशन, किसी सिचुएशन की सिविरिटी को बहुत बढ़ा चढ़ा के बता देना, एग्जाजरेट कर देना, राई का पहाड़ बना देना, हिंदी में कहें तो राई का पहाड़ बना देना होगा। हमने कहा डोंट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, डोंट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, इट इज जस्ट अ माइनर प्रॉब्लम। यार राई का पहाड़ मत बनाओ, ये तो बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये थे 10 आपके मुहावरे, मैंने पूरी कोशिश की है आपको याद कराने की। अब एक छोटा सा अनाउंसमेंट आपके लिए, अगर आप चाहते हैं कि मुझे वोकैब का कॉम्प्रिहेंसिव पूरा कोर्स पढ़ना है तो आपके लिए कोर्स लाइव है, जहां हम पिक्चर्स की मदद से आपको पढ़ाते हैं, जिससे आपको वर्ड याद करने में आसानी होती है और लंबे समय तक आपको वो वर्ड याद भी रह जाता है। तो ये कोर्स आपको मिल जाता है सिर्फ 99 रुपीज में, और करने के लिए क्या करना है, डिजिटल वेंचर्स की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, वहां आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कैप्सूल कोर्सेज को लेके। बेटे इंग्लिश का कैप्सूल कोर्स है, यदि आप ग्रामर, वोकैब और रीडिंग एबिलिटी एक ही कोर्स में पढ़ना चाहते हैं तो 999 का ये कोर्स है, आप इसको ले सकते हैं। साथ के साथ जो CDS 1 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए फाउंडेशन बैच है जो 800 घंटे से ज्यादा का है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, 3000 पेजेस से ज्यादा के तो आपको यहाँ सिर्फ हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और इस सबको कवर करने के लिए टाइम की भी आपको जरूरत पड़ती है। साथ के साथ कुछ बच्चों के लिए हमने दिए हैं कैप्सूल कोर्सेज, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि उन्हें सब कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ लिमिटेड सेक्शन पढ़ना है, तो उनको जो लिमिटेड सेक्शंस पढ़ने हैं, यदि आपने तैयारी कर रखी है तो उसके हिसाब से आप अपने कोर्स को कस्टमाइज कर सकते हो कैप्सूल कोर्सेज से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यह है आपके लिए टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज सभी के लिए है, इसको कोई बच्चा नहीं कह सकता मुझे करनी है मुझे नहीं करनी है, टेस्ट सीरीज फॉर ऑल, ठीक है, ये आप टेस्ट सीरीज कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये है आपके हैंड रिटन नोट्स, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स टॉपर्स ने लिखे हैं और बहुत अच्छे से क्यूरेटेड है। ये जो हैंड रिटन नोट्स हैं ये आपको CDS के भी मिलेंगे, OT के मिलेंगे, और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी हैंड रिटन नोट्स आपके लिए लाइव हैं। अब आपको करना क्या है, सिर्फ डिजिटल बेंचर की एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हमें फॉलो करना है, और अगर सबसे आसान तरीका कि सर मुझे ये सब नहीं आ रहा है समझ, तो 7800099699 पे सिर्फ कॉल करना है, ठीक है। अगर नहीं समझ आ रहा है तो आपको करना क्या है, बस 7800099699 इस नंबर पे कॉल करना है और हम आपकी पूरी मदद करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।